तो चलिए फ्रेंड, आज भी मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आया हूं जो कि आपसे किसी भी इंटरव्यू के दौरान जनरली पूछ ही लिया जाता है। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि व्हाट आर द रीजन बिहाइंड फेलियर ऑफ इनबेड इवेपोरेटर कॉइल, यानी कि इनबेड इवेपोरेटर कॉइल फेलियर होने का रीजन क्या है, अगर आपसे कोई पूछता है तो आप कैसे इसको डिलीवर करेंगे, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इनबेड इवेपोरेटर कॉइल मेनली हमें एफबीसी बॉयलर यानी कि एटमॉस्फेरिक फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन बॉयलर में देखने को मिलता है। अगर आप एफबीसी बॉयलर का कहीं भी एक्सपीरियंस ऐड कर रहे हैं तो आपसे ये क्वेश्चन कभी भी अराइज किया जा सकता है। तो इस टॉपिक के लिए हम लोग इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग समझ लेते हैं कि एफबीसी बॉयलर में इनबेड इवेपोरेटर कॉइल फेलियर होने का क्या क्या रीजन है। तो देखिए, इस टॉपिक को समझने के लिए मैंने यहां पे एक बहुत ही सिंपल सा डायग्राम बना रखा है जो कि आपको ऑलरेडी पता ही है। तो इस डायग्राम में ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, हमारा बॉयलर है यानी कि फर्नेस है, और इस फर्नेस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, फ्यूल का कंबशन करवाते हैं, जिसकी वजह से हमें हीट प्रोड्यूस होता है और उस हीट को वाटर क्या करता है, एब्जॉर्ब करके स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। यही हमारा बॉयलर का मेन फंक्शन होता है। और इसके बगल में जो पार्ट आपको दिख रहा है ये क्या हमारा इकोनोमाइजर है, और इस इकोनोमाइजर में हम लोग क्या करते हैं, जो भी फीड वाटर है जो बॉयलर को हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसको पहले से ही हम लोग प्री हीट कर लेते हैं, यानी कि जो भी हमारा फ्लू गैस निकलता है बॉयलर से उसका हीट को एब्जॉर्ब करके, यानी कि हमारा वाटर क्या करता है, उस फ्लू गैस से सेंसिबल हीट गेन कर लेता है, जिसकी वजह से हायर टेंपरेचर से हमारा वाटर इस ड्रम में चला जाता है। ठीक है, और इसके बगल में आपको दिख रहा होगा ये है हमारा एपीएच यानी कि एयर प्री हीटर, यानी कि बॉयलर में फ्यूल का कंबशन करवाने के लिए जिस एयर को हम लोग बॉयलर में प्रोवाइड करेंगे उसको हम लोग क्या करते हैं, यहां पे सबसे पहले प्री हीट कर लेते हैं, यानी कि उसको हीट कर लेते हैं, जिसकी वजह से एयर के अंदर जो भी मॉइस्चर वगैरह है वो रिमूव हो जाता है। तो देखिए, यहां पे हम लोग क्या यूज करें, एफडी फैन यानी कि फोर्स ड्राफ्ट फैन, जो कि इसका जो एयर है वो हमारा आता है बॉयलर में कंबशन करवाने के लिए। तो देखिए, यहां से हमारा एटमॉस्फेयर से एयर एफडी फैन सक करेगा और एपीएच में जाएगा, और यहां से हमारा इस ट्यूब के अंदर क्या रहता है, हमारा फ्लू गैस फ्लो करता है और आउटसाइड में हमारा एयर रहता है। तो एयर क्या करेगा, इस फ्लू गैस से हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से हायर टेंपरेचर से जो एयर है यहां से निकल करके हम लोग इसको बॉयलर में प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये होता है हमारा एपीएच का फंक्शन। वैसे ही हमारा जो फ्लू गैस है वो ईएसपी में आ जाता है। यहां पे हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर यानी कि ईएसपी द्वारा जो भी इसके अंदर डस्ट पार्टिकल है उसको प्रेसिपिटेट कर लिया जाता है, और जो भी हमारा क्लीन फ्लू गैस है उसको हम लोग इस आईडी फैन द्वारा यानी इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन द्वारा सक करके चिमनी की मदद से हम लोग एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। ये हमारा बेसिक फंक्शन है। तो चलिए अभी हम लोग आते हैं इस बॉयलर में, यानी कि हम लोग पहले देखते हैं इनबेड इवेपोरेटर कॉइल कहां पे लगा हुआ रहता है। तो देखिए, अगर आप एफबीसी बॉयलर में काम किए होंगे तो आपको यहां पे ऐसा कोई कॉइल दिखा होगा जिसको हम लोग बोलते हैं इन बेड, यानी कि बेड में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एफबीसी बॉयलर में क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन बॉयलर बोलते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बेड मटेरियल को फ्लूइडाइज करते हैं और सबसे पहले उस बेड मटेरियल को इग्निशन टेंपरेचर लाते हैं, यानी कि लाइट अप के समय हम लोग क्या करते हैं, उस बेड मटेरियल का टेंपरेचर बढ़ाते हैं। जब इग्निशन टेंपरेचर पे आता है तब हम लोग इसके अंदर फ्यूल जो है वो स्प्रेड करते हैं, फ्यूल इसमें अंदर डालते हैं, जिसकी वजह से हमारा फ्यूल का कंबशन होता है। तो देखिए, हमारा जहां पे फ्यूल का कंबशन होता है, यहां पे फ्यूल का कंबशन होता है, यहीं पे हमारा एक बेड कॉइल होता है, यानी कि इवेपोरेटर कॉइल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि बेड के अंदर है इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इन बेड इवेपोरेटर कॉइल। तो यहां पे फेलियर होने का क्या क्या रीजन है, यानी कि ये जो हमारा इवेपोरेटर कॉइल है इसका फेलियर होने का रीजन क्या क्या है, इसको हम लोग डिटेल से समझते हैं। तो देखिए, यहां पे ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, हमारा इवेपोरेटर कॉइल है। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है बड़ा वाला दो तो दिख रहा है, ये क्या है, हमारा कोल नोजल है। क्या है, तो कोल नोजल है। और ये जो आपको छोटा वाला दिख रहा है ये क्या है, तो ये है हमारा एयर नोजल, यानी कि जो हमारा एफडी का जो यहां से एपीएच से जो एयर आता है उसको हम लोग इस एयर नोजल से प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जो हमारा एयर नोजल ये दिख रहा है आपको, इससे हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और इस एयर नोजल के ऊपर हमारा क्या रहता है, बेड मटेरियल रहता है, जिसकी वजह से ये जो एयर है वो बेड मटेरियल को क्या करता है, फ्लूइडाइज करता है, यानी कि उसको बबलिंग करवाता है, मतलब फ्लूइडाइज करते रहता है। और यहां पे हम लोग इस जो हमारा ये कोल नोजल है यहां से हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी एयर फैन यानी कि पीए फैन की मदद से हम लोग कोल को यहां पे कन्वे करते हैं, और कोल हमारा यहां से निकलता है, जिसकी वजह से हमारा जो बेड मटेरियल है वो ऑलरेडी इग्निशन टेंपरेचर तक रहता है, जिसकी वजह से हमारा जो कोल है वो क्या होता है, यहां पे इग्नाइट होने लगता है। ठीक है, ये हमारा बेसिक फंक्शन है, जिसकी वजह से हमारा
जो भी वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पे ये जो हमारा बेड कॉइल है उसका फेलियर होने का रीजन क्या क्या है। तो सबसे पहले आप देखिए यहां पे क्या क्या रीजन हो सकता है। तो सबसे पहला हमारा रीजन होता है इरोजन की वजह से फेलियर होगा। पहला हमारा रीजन क्या हो सकता है, कॉज ऑफ फेलियर ऑफ इवापोरेटर कॉइल। तो सबसे पहले हमारा इरोजन है। इरोजन का मतलब क्या होता है कि ये जो हमारा ट्यूब है अगर घिसेगा, आउटसाइड से अगर घिसेगा तो वो क्या होगा, इरोड होगा, यानी कि उसका जो थिकनेस है वो धीरे धीरे आउटसाइड से कम होगा, जिसकी वजह से हमारा ये ट्यूब एक ऐसा समय आएगा जिसका इसका थिकनेस इतना कम हो जाएगा और इंटरनल क्या रहता है हमारा स्टीम का एक या वाटर का हमारा इतना प्रेशर रहता है जो कि वो प्रेशर एक्सर्ट करता है और थिकनेस कम होने की वजह से हमारा ट्यूब फेलियर हो जाता है। तो यहां पे समझने वाली बात है कि ये जो हमारा ट्यूब है वो कैसे इरोड होता है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि इस एयर नोजल से बेड मटेरियल को फ्लूइडाइज करते हैं। तो बेड मटेरियल हमारा क्या होता है, इस पे टकराता है। तो आप देखे होंगे कि जो भी हमारा इनबेड इवापोरेटर है यहां पे हमारा स्टड लगा रहता है, यानी कि ऐसे आपको मतलब 10 से 12 mm लंबा क्या रहता है, स्टड लगा रहता है। तो सबसे पहले ये एयर क्या करता है, इस स्टड पे स्ट्राइक करता है, जिसकी वजह से हमारा स्टड जो है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है, यानी इरोड होने लगता है। तो मान लीजिए कि अगर हम लोग इनबेड कॉइल में अगर स्टड ना लगाएं तो क्या करेगा, डायरेक्टली हमारा इनबेड कॉइल को क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, जिसकी वजह से हमारा बेड कॉइल जो है वो बहुत जल्दी उसका मतलब फेलियर का जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत इंक्रीज हो जाएगा। तो हम लोग इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, यहां पे स्टड लगाते हैं। तो हमारा जैसे जैसे स्टड घिसेगा उसके बाद हमारा जो है इन बेड कॉइल पे डायरेक्टली बेड मटेरियल स्ट्राइक करेगा, जिसकी वजह से हमारा फेलियर होगा। तो सबसे पहला हमारा रीजन होता है इरोजन का, कि हमारा बेड मटेरियल का डायरेक्टली इस पे स्ट्राइक होना, यानी कि इवापोरेटर कॉइल पे स्ट्राइक होना, जिसकी वजह से हमारा फेलियर हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग एक चीज देखते हैं कि बेड मटेरियल का जो हमारा डेंसिटी है वो एक बहुत प्राइम फैक्टर होता है इरोजन के लिए, यानी कि हमारा जो बेड मटेरियल का जो डेंसिटी है जितना हमारा रिक्वायर्ड है उतना ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे 1.1 डेंसिटी रखते हैं केजी पर एमक्यू, अगर हमारा 1.5 हो जाए तो वो क्या करेगा, वो हाइयर डेंसिटी होगा तो हाई स्ट्राइक करेगा, हाई फोर्स से स्ट्राइक करेगा, जिसकी वजह से जो इरोजन रेट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। तो कभी भी हम लोग जो बेड मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं वो उसका डेंसिटी बहुत प्राइम फैक्टर है, तो उसका हम लोग डेंसिटी देखते हैं। तो हमारा इरोजन का मेन फैक्टर क्या हो गया, एक तो हमारा बेड मटेरियल और उसका जो डेंसिटी है वो प्राइम फैक्टर हो गया। अब दूसरा देखिए कि जो हम लोग यहां से कोल इसके अंदर प्रोवाइड करते हैं, तो कोल नोजल के ऊपर ये जो रहता है एक प्लेट, मतलब कि पूरा एकदम ढका हुआ प्लेट रहता है, यानी कि कोल हमारा क्या होता है, देखिए कोल हमारा इधर नोजल से निकलता है और इस डिफ्लेक्टर पे मतलब कि स्ट्राइक करता है और यहां से हमारा ऐसे निकलता है, यानी कि ऐसा नहीं कि डायरेक्टली हमारा ये ओपन रहता है और डायरेक्टली हमारा जो कोल है वो ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एक हमारा यहाँ पे डिफ्लेक्टर रहता है जहां से स्ट्राइक करके हमारा कोल जो है ऐसे मतलब फ्लो करता है। तो अगर मान लीजिए कि हमारा ये कोल यहाँ पे डायरेक्टली स्ट्राइक करते करते हमारा ये जो डिफ्लेक्टर है वो डैमेज हो जाए, यानी कि मैक्सिमम टाइम आप देखे होंगे जब भी आपका एफबीसी शटडाउन होता है तो आप देखेंगे कि हमारा जो डिफ्लेक्टर है वो या तो इरोड हो जाता है, घिस जाता है, या कहीं कहीं हमारा डिफ्लेक्टर के बीचों बीच हमारा होल हो जाता है, या हमारा डिफ्लेक्टर ही उड़ जाता है, यानी कि वहां से रिमूव हो जाता है। तो इस कंडीशन में अगर आपका डिफ्लेक्टर यहां से डैमेज हो जाए तो क्या करेगा, डायरेक्टली हमारा ये जो हमारा इवापोरेटर कॉइल है उस पे स्ट्राइक करेगा, तो बहुत जल्द ही हमारा इवापोरेटर कॉइल को फेलियर कर सकता है। इस तरह से अगर हमारा इवापोरेटर कॉइल फेलियर हो जाता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्लांट शट डाउन करने के बाद जितने भी कोल नोजल है उसका हम लोग को डिफ्लेक्टर चेक करना चाहिए कि हमारा डिफ्लेक्टर सही पोजीशन में है या नहीं, यानी कि हमारा डिफ्लेक्टर वहां पे है या रिमूव हो गया है। अगर रिमूव हो गया है तो आपको नया लगाना पड़ेगा, या हम लोग जितने भी डिफ्लेक्टर है उसका थिकनेस चेक करते हैं कि हमारा थिकनेस कितना है। अगर हमारा थिकनेस कम हो गया है तो हमें वहां पे क्या करना चाहिए, उसको कट करके नया डिफ्लेक्टर लगा देना है, क्योंकि अगर नहीं लगाएंगे तो वो क्या होगा, फिर जब भी प्लांट चालू करेंगे तो जो भी हमारा थिकनेस कम है वहां से वो बहुत जल्दी उसको क्या कर देगा, होल कर देगा, जिसकी वजह से हमारा फिर से वही प्रॉब्लम होगा, आपका ये वाला जो इवापोरेटर कॉइल है वो फेलियर होगा। तो हमें ये चीज देखना है। तो देखिए ये जो हमारा डिफ्लेक्टर है उसका डैमेज होने का रीजन क्या होता है, तो एक होता है हमारा पीए हेडर प्रेशर, यानी कि हम लोग कोल को क्या करते हैं, पीए हेडर की मदद से, यानी कि पीए फैन की मदद से इस नोजल के अंदर हम लोग प्रोवाइड करते हैं, यानी कि बॉयलर के अंदर प्रोवाइड करते हैं। तो पीए हेडर प्रेशर जो है ना वो हम लोग एक डिजायर्ड पैरामीटर मेंटेन करते हैं कि हमें 1000 से लेकर के 1200 के बीच में mmWc हमें पीए हेडर प्रेशर मेंटेन करना है। अगर आप पीए हेडर प्रेशर बढ़ा दे रहे हैं तो क्या होगा, बहुत जल्द ही इस डिफ्लेक्टर को क्या करेगा, डैमेज करेगा। तो आपको पीए हेडर का जो प्रेशर है उसको भी मेंटेन करना है कि हमारा जो डिजायर्ड रेंज है उसी में रखना है। अगर आप ज्यादा रखते हैं तो बहुत जल्द आपका डिफ्लेक्टर को
डैमेज करेगा, जिसकी वजह से आपका जो इवोपरेटर कॉइल है वो बहुत जल्द ही डैमेज होगा, यानी कि बहुत जल्दी फेलियर होगा। तो इरोजन हमारा एक तो हमारा ये डिफ्लेक्टर डैमेज हो गया, और डिफ्लेक्टर डैमेज क्यों होगा, तो पीए हेडर प्रेशर की वजह से हो सकता है, या हमारा जो फ्यूल यहां से हम लोग दे रहे हैं, फ्यूल यानी कि जो हम लोग कोल दे रहे हैं उसका अगर साइज क्या है हमारा इंक्रीज हो जाए, ठीक है, या हमारा उसके अंदर बहुत ही ज्यादा स्टोन पार्टिकल है, यानी कि उसका डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होगा, उसकी वजह से भी हमारा डिफ्लेक्टर क्या होता है, हाई वेलोसिटी से पीए हेडर के मतलब कि पीए प्रेशर की वजह से हमारा हाई वेलोसिटी से स्ट्राइक करता है इस प्लेट पे, जिसकी वजह से उसको इरोड कर देता है, यानी उसको थिकन कर देता है। तो हमें फ्यूल का जो साइज है, हम लोग जानते हैं कि एफबीसी बॉयलर में कितना रखते हैं, तो 6 to 8 mm हम लोग क्या करते हैं, फ्यूल का साइज रखते हैं। तो इसी साइज में आपको रखना है, अगर साइज आप बढ़ा देंगे तो उसका जो पार्टिकल फ्यूल का जो डेंसिटी है वो क्या होगा, हाई होने की वजह से इस पे स्ट्राइक करेगा, जिसकी वजह से हमारा डिफ्लेक्टर भी क्या होगा, डैमेज होता है। तो फ्यूल का जो साइज है और पीए हेडर का जो प्रेशर है ना, ये बहुत प्राइम फैक्टर होता है इस कोल नोजल को डैमेज करने के लिए। तो कोल नोजल डैमेज होगा तो आपका इवोपरेटर कॉइल भी डैमेज होगा। दूसरा आप देखिए यहां पे एयर नोजल, एयर नोजल के ऊपर भी हमारा क्या रहता है, एयर नोजल में हमारा बहुत सारे होल्स प्रोवाइड रहते हैं। तो एयर हमारा यहां से आता है और इस होल से हम लोग का ऐसे निकलता है। तो इसके ऊपर जो हमारा एयर जो बबल कैप बोलते हैं, यानी कि इसके ऊपर जो हम लोग देखते हैं ऊपर हमारा क्या रहता है, ऐसे ढका रहता है और यहां पे हमारा होल्स प्रोवाइड रहता है। तो अगर हमारा बबल कैप डैमेज हो रहा है, यानी कि हमारा ये भी क्या होगा, इरोजन की वजह से मान लीजिए कैप के ऊपर हमारा छेद हो जा रहा है, यानी कि होल्स हो जा रहा है, तो हमारा डायरेक्टली एयर अब क्या होगा, डायरेक्टली ऊपर की तरफ जाएगा। वैसे हम लोग का एयर कैसे जाता है, तो यहां से आएगा ऐसे इंक्लाइंड होकर के निकलता है। अगर आपका कैप यहां पे यानी कि जो हमारा बबल कप है उसमें होल हो जाए, यानी कि वो डैमेज हो जाए, तो हमारा एयर डायरेक्टली हमारा इस बेड कॉइल पे स्ट्राइक करेगा, जिसकी वजह से हमारा बेड मटेरियल को लेके इस पे स्ट्राइक करवाएगा, जिसकी वजह से हमारा जल्द ही ये इवोपरेटर कॉइल फेलियर होता है। और तीसरा चीज क्या होता है कि हमारा बेड मटेरियल की वजह से हम लोग जानते हैं कि इस बॉलर में हम लोग एक मतलब स्टैंडर्ड बेड हाइट मेंटेन करते हैं बॉलर में, यानी कि 500 mm WC या 480 mm WC मेंटेन करते हैं। अगर आप बेड हाइट ज्यादा बढ़ा दें, मान लीजिए बेड हाइट आप इतना कर दिए, पहले इतना मेंटेन करते इतना कर दिए, तो ये भी क्या करेगा, अगर बेड हाइट ज्यादा रहेगा यानी कि वो हमारा इवोपरेटर कॉइल के एकदम अप्रॉक्स है, तो उसको क्या करेगा, डायरेक्टली हमारा उसको इरोड करते रहेगा। अगर बेड हाइट बढ़ रहा है तो डायरेक्टली हमारा इसको इरोड करते रहेगा, जिसकी वजह से हमारा ये जो इवोपरेटर कॉइल है वो फेलियर होता है, इरोजन होता है और वो फेलियर हो जाता है। तो इस तरह से हमें इसका जो डेंसिटी है, इसका जो बेड हाइट है, वो चीज हमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और एफबीसी बॉलर में क्या देखने को मिलता है, अगर मान लीजिए कि हमारा कहीं भी क्लिंकर का फॉर्मेशन हो जाए, मान लीजिए कि यहां पे हमारा क्या हो गया, क्लिंकर का फॉर्मेशन हो गया बॉलर के अंदर, तो यहां पे हमारा जो एयर है, इस नोजल के ऊपर जो भी हमारा एयर है वो तो इससे पास आउट नहीं करेगा, क्योंकि क्लिंकर ये क्या होता है, एक सॉलिड फॉर्म में रहता है जो कि एयर को यहां से पास होने नहीं देता है। तो जो भी हमारा एडजेसेंट ट्यूब है, यानी कि मान लीजिए एडजेसेंट हमारा नोजल है, ट्यूब बोल रहा हूं, नोजल है, वहां पे जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। तो मान लीजिए यहां पे प्रेशर इंक्रीज होगा तो यहां पे ज्यादा स्ट्राइक करेगा। इस तरह से हमारा बॉलर में कहीं भी क्लिंकर का फॉर्मेशन हो जाता है तो इरोजन रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि एडजेसेंट जो भी हमारा नोजल है, एयर नोजल है, उसमें प्रेशर एयर का जो है वो इंक्रीज हो जाता है और डायरेक्टली हमारा ट्यूब पे स्ट्राइक करेगा, जिसकी वजह से हमारा इरोजन रेट इंक्रीज हो जाता है। तो ये हमारा प्राइम फैक्टर होता है इरोजन का। तो कभी भी हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा स्टैंडर्ड बेड हाइट है वो मेंटेन करना है, जो हमारा बेड मटेरियल का डेंसिटी है वो स्टैंडर्ड रखना है, 1.1 kg/m³ रखना है, उससे ज्यादा नहीं लेना है, ठीक है, मैक्सिमम बोल रहा हूं। पीए हेडर प्रेशर आपका जितना मतलब कि 1000 से 1200 mmWC के बीच में मेंटेन कीजिए, कोल साइज जो है वो ये रखिए, ठीक है। तो इस तरह से रखेंगे तो आपका जो इरोजन रेट है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो सकता है, कम हो सकता है। और दूसरा हमारा प्रॉब्लम क्या होगा इस एफबीसी बॉलर में, तो दूसरा होता है हमारा कोरोजन, ठीक है। कोरोजन का मतलब क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि इस इवोपरेटर में क्या होता है, इस ड्रम से हमारा पानी इसके अंदर फ्लो करता है। तो इस वाटर के अंदर अगर हमारा एसिडिक नेचर है, ठीक है, अगर एसिडिक नेचर होगा तो क्या करेगा, इसको कोरोड करेगा। तो हम लोग वाटर का जो पीएच है ना वो स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे। अगर हमारा पीएच लेस देन 7 आ जाएगा तो एसिडिक नेचर हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे क्या करेगा, कोरोड कर देगा। तो इस तरह से हम लोग को ये देखना है कि हमारा जो वाटर है वो कोरोड ना हो, ठीक है, तो उसको भी प्राइम फैक्टर होता है। तो कोरोजन अगर होगा तो हमारा ये इंटरनल क्या करेगा, उसको थिकनेस कम करेगा। तो जब भी थिकनेस कम होगा तो हमारा इस ट्यूब के अंदर क्या है, स्टीम का या वाटर बोल दीजिए, उसका एक अपना प्रेशर होता है, ठीक है। यहाँ पे तो हमारा मेनली वाटर ही रहता है और इस वाटर को हम लोग स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। तो जो भी वाटर है वो उसका एक हायर प्रेशर होता है, तो थिकनेस कम होने की वजह से वो प्रेशर क्या करता है, उसको फाड़ देता है, यानी कि ट्यूब को वहां जहां पे थिकन पॉइंट है वहां से उसको मतलब लीकेज कर देता है,
ठीक है। तो कोरोजन की वजह से हो सकता है, इरोजन की वजह से हो सकता है, और हमारा क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो देखिए अगर हमारा ये जो हमारा इवोपरेटर कॉइल है, यानी कि जो इवोपरेटर कॉइल है इसमें हमारा स्केलिंग हो जाए, ठीक है। अगर हमारा मान लीजिए कि जो वाटर है इसके अंदर साल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, यानी कि इम्पिडेज का कंसंट्रेशन ज्यादा है, और ये जो हमारा इम्पिडेज है वो यहां पे क्या हो, डिपोजिट हो जाए। तो अगर डिपोजिट हो जाएगा तो हमारा जो हीट है, जो यहां पे हमारा जो हीट प्रोड्यूस हुआ है वो अच्छे से इसको क्या करेगा, ट्रांसफर नहीं करेगा। अगर हमारा हीट ट्रांसफर नहीं होगा तो हमारा जो, क्योंकि हमारा जो स्केल होता है वो क्या करता है, एक इंसुलेशन का काम करता है, यानी कि इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, वो हीट को ट्रांसफर नहीं होने देता है। तो हीट ट्रांसफर नहीं होगा तो ये क्या करेगा, इस ट्यूब को, आउटसाइड ट्यूब को क्या करेगा, ओवर हीट करेगा, क्योंकि अंदर ये हीट जाने का कोशिश करेगा लेकिन अंदर क्या है, हमारा स्केल है वो हीट को ट्रांसफर नहीं होने दे रहा है वाटर को, इसलिए हमारा जो ट्यूब है वो क्या होगा, ओवर हीट होने लगेगा। तो ओवर हीट होने की वजह से हमारा जब ये जो ट्यूब का जो मटेरियल है इसका जो टेम्परेचर है वो मतलब कि डिजाइन टेम्परेचर से ज्यादा चल जाए, यानी कि एंड पॉइंट पे चला जाए, तो ये यहां पे फेलियर हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं ओवर हीट, ठीक है, ओवर हीटिंग, फेलियर ड्यू टू ओवर हीटिंग। तो आप एक रीजन लिख सकते हैं ओवर हीटिंग, ठीक है ना, ओवर हीटिंग की वजह से हमारा फेलियर हो सकता है। या एक कंडीशन और भी होता है कि मान लीजिए कि इस इवोपरेटर कॉइल में, इस कॉइल में हमारा पार्शियल ब्लॉकेज हो जाए, यानी कि इम्पिडेंस का डिपोजिशन हो जाए, वहां से हमारा जो पानी है वो बहुत कम अमाउंट में यहां से फ्लो कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसको फिर से हमारा ओवरहीट करेगा, जिसकी वजह से हमारा ये ट्यूब फेलियर होगा। या मान लीजिए हमारा ड्रम लेवल डाउन हो जाए तो यहां पे पानी ही नहीं आए, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, स्टार्वेशन होता है। तो स्टार्वेशन की वजह से भी हमारा ट्यूब फेलियर होता है। तो आप यहां पे एक नेक्स्ट पॉइंट डाल सकते हैं कि पार्शियल ब्लॉकेज ऑफ इवापोरेटर कॉइल या स्टार्वेशन आप लिख दीजिए, स्टार्वेशन, यानी कि हमारा वाटर का इसके अंदर कमी हो जाए तो भी हमारा क्या होगा, वाटर तो अंदर नहीं रहेगा, तो कूलिंग मीडियम अंदर अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा, हमारा जो भी हीट है वो डायरेक्टली ट्यूब को ओवरहीट करेगा, जिसकी वजह से हमारा ट्यूब जो है ओवरहीटिंग की वजह से, यानी कि स्टार्वेशन की वजह से ओवरहीटिंग होगा और हमारा ट्यूब जो है वो फेलियर हो जाएगा। और ये जो मैंने ओवरहीटिंग लिखा है वो क्या होगा कि हमारा स्केलिंग की वजह से ओवरहीटिंग मैंने दिखा रखा है। तो इस तरह से हमारा ये पॉइंट हो गया। और एक यहां पे पॉइंट होता है कि हमारा जो भी हमारा इवोपरेटर कॉइल है जहां पे हमारा वेल्डिंग किया रहता है, मान लीजिए कि यहां पे हम लोग क्या कहे हैं, और इवोपरेटर कॉइल को वेल्डिंग किए हैं, तो इस वेल्ड जॉइंट से हमारा क्या होता है, लीकेज होने का चांसेस होता है। जहां पे भी हम लोग वेल्डिंग किए हैं उसमें अगर कोई डिफेक्ट है, यानी कि वेल्डिंग करते समय हमारा यहाँ पे कोई भी डिफेक्ट आता है, जैसे हमारा स्लज इंक्लूजन हुआ या हमारा अंडरकट हो गया, ठीक है, इस तरह से कोई भी अगर डिफेक्ट आता है तो यहां से फेलियर होने का चांस होता है। तो आप लिख सकते हैं एक पॉइंट, यानी कि पांचवा पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि फेलियर फ्रॉम वेल्ड डिफेक्ट, वेल्ड डिफेक्ट की वजह से हमारा फेलियर हो जाए या कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट की वजह से हमारा फेलियर हो जाए। तो एक पॉइंट हमारा पांचवा पॉइंट ये हो गया। और हमारा क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो देखिए ये जो हमारा बेड कॉइल है, ये जो बेड कॉइल है इसको हम लोग एकदम अलाइनमेंट में सेट करते हैं, मतलब कि इसके जस्ट बगल में हमारा एकदम सेम अलाइनमेंट में रहता है। अगर हमारा इसका मिस अलाइनमेंट हो जाए, यानी कि कोई हमारा यहां पे है और पीछे साइड वाला जो भी है वो मान लीजिए यहां पे थोड़ा सा डाउनवर्ड हो जाए, तो ये जो डाउनवर्ड होगा इस पे हमारा जो स्ट्राइक है वो ज्यादा होगा, और टॉप साइड में जो थोड़ा सा ऊपर रहेगा उस पे जो स्ट्राइक है यानी कि जो इरोजन है वो कम होगा। तो अगर आपका मिस अलाइनमेंट भी होता है इवोपरेटर कॉइल में तो भी आपका जो इरोजन रेट है वो जो भी डाउनवर्ड रहेगा उस पे ज्यादा होगा, जिसकी वजह से हमारा जो वो ट्यूब होगा वो फेलियर हो जाएगा। तो ये भी पॉइंट हम लोग को बहुत ध्यान देना पड़ता है, यानी कि मिस अलाइनमेंट ऑफ इवेपोरेटर कॉइल। इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से हमारा जो इनबेड इवोपरेटर कॉइल है वो फेलियर होने का चांस होता है। तो कभी भी अगर आपका ये ट्यूब फेलियर होता है तो इन सारे पॉइंट को आपको चेक करना है कि किसकी वजह से फेलियर हुआ है, हमारा इसकी वजह से फेलियर हुआ है या मिस अलाइनमेंट की वजह से फेलियर हुआ है या हमारा वेल्डिंग डिफेक्ट की वजह से फेलियर हुआ है। अगर आपको ये चीज पता रहेगा तो आप यहां पे जब भी फेलियर होता है उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये हुआ ऑल अबाउट। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पर आप डिस्कशन में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।